बच्चों अब बात करते हैं हम लोग कि आप आगे के एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे। तो अब जैसे आपने लीडरशिप स्टाइल्स का जो डायग्राम बनाया था, तो अब लीडरशिप स्टाइल्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, आप उनको समझाएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, जैसे पहला लीडरशिप स्टाइल आपने लिया तो आप नंबर 1 डालेंगे। इसके बाद आप उस लीडरशिप स्टाइल को मेंशन करेंगे। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसे ब्लैक पेन से मेंशन कर सकते हैं, ब्लैक पेन से मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। पेंसिल से अंडरलाइन करने के बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपके पास दो तरीके, चाहे तो आप जो क्या करेंगे कि आप प्रॉपर 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन दे देंगे नॉर्मल लिख के। बट इससे भी बेटर एक तरीका होता है, वो ये होता है कि जब आपने आपका लीडरशिप स्टाइल जो आपने ग्राफ में या फ्लो चार्ट में बनाया था, आपने उसे ब्लैक पेन से लिखा, उसे पेंसिल से अंडरलाइन किया नंबरिंग के बाद, फिर आप जब एक्सप्लेनेशन करने आए तो लेट्स सपोज कि उस एक्सप्लेनेशन में आपको पार्ट्स देने थे, यानी कि सब पार्ट्स थे, आपको सब पार्ट्स एक्सप्लेन करने। तो आपने एक पैराग्राफ जो कि 4 लाइन 5 लाइन का पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के बाद आपने उसके सब पार्ट्स को शुरू किया। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स यानी अलग अलग शेप बना के आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने ग्राफ में जैसे बार का शेप बनाया था, तो आप चाहे रेक्टेंगल बना दें, चाहे आप सर्कल्स बना दें या ट्रायंगल्स बना दें, और यू कैन ऑल्सो मेक क्लाउड्स। अगर कोई लीडरशिप स्टाइल है उसके सब पार्ट्स हैं तो आपने डिफरेंट क्लाउड्स बना दिए। लेट्स कोई पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल था, आपने उसको 3 4 लाइन में एक्सप्लेन किया, फिर उसके सब पार्ट्स बनाने में आपने क्लाउड्स बना दिए ABC करके, या फिर आपने सर्कल्स बना दिए या आपने ट्रायंगल्स बना दिए। तो इससे क्या होता है, जब आप बच्चों ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तो इससे प्रेजेंटेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कंटेंट रहता ही है आपका अच्छा। तो और इससे आपका जो है एक लीडरशिप स्टाइल, आपने ग्राफ बनाया था एक पेज पे, आपने हाफ पेज पे ग्राफ बना दिया था या फ्लो चार्ट बना दिया था, और आपने बचे हाफ में एक लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लेन कर दिया नॉर्मल लिख के एंड डिफरेंट शेप्स के थ्रू। तो इससे क्या हो गया, आपका अराउंड 3 पेजेस आपके कवर हो गए। फिर आप सेकेंड एंड थर्ड लीडरशिप स्टाइल को भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे। आफ्टर दैट, अब जब आपने फ्लो चार्ट बना दिया, डेफिनेशन लिख दिया, इंट्रोडक्शन, ऑथर्स डेफिनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन, फ्लो चार्ट और सारे लीडरशिप स्टाइल्स का एक्सप्लेनेशन, तो इससे आपके अराउंड 4 पेजेस आराम से आपके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपके एक आंसर के 4 पेजेस आपने लिख लिए, 4 to 5 पेजेस। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। जैसे लीडरशिप स्टाइल था तो 3 से 4 पार्ट्स हो गए, अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो पूरे 8 स्टेप्स आप एक्सप्लेन करेंगे, तो उस हिसाब से पेज नंबर वैरी करेगा। बट ये मिनिमम नंबर जो हम लेके चल रहे हैं, मिनिमम आपके 4 से 5 पन्ने इस एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट हो गए, जो कि आपका आइडियल पेज नंबर आपने 5 पेजेस तक का आप अचीव कर चुके हैं। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं अपने सेमेस्टर कॉपीज में लिखना, वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको जरूर से लिखना है। आपका कोई भी आंसर हो, आप भले ही सिर्फ 5 लाइनों का कंक्लूजन लिख रहे हैं, बट कंक्लूजन आपको लिखना ही लिखना है। तो बच्चों, जैसे ही आप एक्सप्लेनेशन खत्म करते हो अपने आंसर का, जैसे यहाँ पे आपने लीडरशिप स्टाइल्स का एक्सप्लेनेशन खत्म किया, तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप एक प्रॉपर अंडरलाइन करोगे, प्रॉपर हेडिंग डाल के, तब आप कंक्लूजन लिखना शुरू करोगे। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, वो कंक्लूजन लिखते तो हैं, बट जैसे वो लीडरशिप स्टाइल्स एक्सप्लेन कर दिए, उन्होंने अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो वहीं उसी में कंटिन्यूएशन में उसी आंसर को जारी रखते हुए वो अलग से डिफाइन नहीं करते, अलग से नहीं बताते कि ये हम कंक्लूजन लिख रहे हैं। वो वहीं पे लास्ट में 4 5 लाइन का या एक पैराग्राफ का कंक्लूजन लिख के अपने आंसर को खत्म करके दूसरा आंसर शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, टीचर ये समझ ही नहीं पाता कि कंक्लूजन है का, तो बच्चों को कंक्लूजन का मार्क नहीं मिलता है। हर आंसर पे कंक्लूजन के अलग से मार्क्स होते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे ही जब आप अपना लीडरशिप स्टाइल
को एक्सप्लेन करना खत्म कर देते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से कंक्लूजन का हेडिंग डालते हैं। ये हेडिंग आप ब्लैक स्केच पेन से भी लिख सकते हैं या ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप ब्लू पेन से कर रहे हैं। तो जब आप ब्लैक पेन से कोई हेडिंग लिखते हैं तो वो चीज क्या होती है बच्चों, आपके आंसर में हाईलाइट हो जाती है। तो आप चाहे तो इसे ब्लैक पेन से लिख के पेंसिल से अंडरलाइन कर दें, या फिर आप ब्लैक पेन से लिख के ब्लैक स्केच पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। या और भी अच्छा होता है अगर आप इसको एक रेक्टेंगल में डाल दें। आपने कंक्लूजन ब्लैक पेन से लिखा है और ये जो आपने पूरा अंडरलाइन इसको बार में डाला है, प्रॉपर बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स आपने ब्लैक स्केच पेन से बनाया है। तो जब आप इसे ब्लैक स्केच पेन से बनाते हैं और ब्लैक से आप कंक्लूजन लिखते हो, अंदर हेडिंग डालते हो, तो ये हाईलाइट हो जाता है आपके आंसर शीट में, यानी आपके आंसर में। जब ये हाईलाइट हो जाता है तो टीचर को पता है कि बच्चे ने कंक्लूजन लिखा है। फिर भले ही आप कंक्लूजन जो है अपना सिर्फ 3 ही लाइन का क्यों ना लिखें बच्चों, मिनिमम 3 to 4 लाइन्स का कंक्लूजन आपको लिखना है। आप 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन मिनिमम लिख दें तो भी आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने कंक्लूजन लिखा है। और मैक्सिमम जो आप कंक्लूजन लिख सकते हैं बच्चों, वो कभी भी हाफ पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि ये अगर आपकी आंसर शीट है तो आपने यहाँ पे अगर कंक्लूजन का हेडिंग डाला है तो आपका कंक्लूजन हाफ पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा कंक्लूजन भी बच्चों आपको कुछ नहीं देता, तो क्योंकि टीचर को ये लगता है कि आपने सिर्फ एक पन्ना, एक पेज भरने के लिए इतना बड़ा कंक्लूजन लिख दिया है। तो कंक्लूजन आपका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हाफ पेजेस का होना चाहिए। जब आप कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन लिखने के बाद बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, आपका आंसर खत्म हो चुका है। तो जब आपका आंसर खत्म होता है तो दूसरा आंसर शुरू करने से पहले, भले ही आप दूसरे पेज से क्यों ना शुरू करें, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। कंक्लूजन खत्म करने के बाद आप नीचे एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे कि आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और बेहतर होगा कि ये जो लाइन है आप ब्लैक स्केच पेन से ड्रॉ करें, या फिर आप पेंसिल से या ब्लैक पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सबसे आइडियल होता है जब आप एक ब्लैक स्केच पेन से इस फाइनल लाइन को, एंडिंग लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये प्रॉपरली डिफाइन कर देता है कि यहाँ पे आपने अपना आंसर कंप्लीट कर दिया है। तो बच्चों जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए या आंसर के लिए आप आराम से 5 to 7 पेजेस में अपना आंसर कंप्लीट कर लोगे। आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। आप मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर, हाफ एन आवर भी ज्यादा आपको बताया जा रहा है। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे, आप मेन पॉइंट्स लिखोगे आंसर के, आपके सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके आंसर में कवर होंगी, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा, आपका कंटेंट भी अच्छा रहेगा, और आप आराम से मैक्सिमम 15-20 मिनट्स या बहुत ज्यादा लेट हुआ तो हाफ एन आवर के अंदर अपना आंसर आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। और आप आइडियल पेज लिमिट, यानी कि जितना आपको एक 15 मार्क के आंसर के लिए लिखना चाहिए, आप उतने ही पेज लिमिट में अपना आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि है मिनिमम 5 to मैक्सिमम 7 पेजेस। और बच्चों जब आप ऐसे करेंगे, आप प्रॉपर ऑथर्स डेफिनेशन देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, और फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन में भी प्रॉपर शेप्स बनाएंगे, सही से प्रेजेंट करेंगे प्रॉपर ब्लैक पेन, स्केच पेन, पेंसिल एंड ब्लू पेन के यूज से, तो आपको आराम से 15 मार्क में से मिनिमम 11 to 12 आप आराम से स्कोर कर लेंगे। मतलब आप अगर इस तरीके से अपनी कॉपीज लिखते हैं तो आराम से आप हर क्वेश्चन पे या हर आंसर में 11 से 12 नंबर का मिनिमम मार्क आपको मिल जाएगा। और पांचों क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो आप आराम से 55, आप मिनिमम पे जाते हैं तो भी आप 75 में से आराम से 55 जो है स्कोर कर लेंगे। और इंटरनल में आप अगर 20 स्कोर कर लेंगे आराम से, तो आप अपने 100 में से 75 आपका मिनिमम स्कोर बन जाएगा आउट ऑफ 100। तो 100 में से जब आपका हर सब्जेक्ट में कम से कम 75 आएगा तो आपका ओवरऑल 75% आ सकता है। तो 70 to 75% आपका एक मिनिमम
परसेंटेज बन जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। अब बच्चों, कई लोगों का ये भी कहना होता है कि फर्स्ट डिवीजन तो आपको 60+ पे मिल जाता है, तो बात यहाँ फर्स्ट डिवीजन की नहीं है बच्चों, यहाँ परसेंटेज की है। होता क्या है, कई बच्चे फ्यूचर में प्राइवेट में जाना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर वो जॉब्स में जा रहे हैं या गवर्नमेंट में जा रहे हैं या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे परसेंटेज कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आप प्राइवेट फर्म्स में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहते हैं, तो जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं बच्चों, तो पहले देखते हैं कि आपका परसेंटेज कितना है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। वो कंपनीज इन्हीं को एज अ एक्सपीरियंस ट्रीट करती हैं। दूसरी चीज, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं लाइक CA, CMA, CS, इन सब में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके जो ये परसेंटेज होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये जितने ज़्यादा हाई हो उतना बेटर होता है। फिर अगर आप PhD करना चाहते हैं या आप UGC नेट JRF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपका नेट JRF हो जाता है या PhD एंट्रेंस हो जाता है, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जिन बच्चों का परसेंटेज ज़्यादा होता है उनके डिग्रीज में, उनके मास्टर्स में या उनके ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों में, उन बच्चों को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उनको पहले सिलेक्ट किया जाता है। तो वहां पे भी एक एडेड एडवांटेज होता है आप लोगों के लिए, एक अच्छा परसेंटेज स्कोर अपने सेमेस्टर एग्जाम में, जो ओवरऑल आपके डिग्री का पूरा परसेंटेज इंक्रीज करता है। फिर जैसे मिनिमम क्राइटेरिया, अगर आप यूजीसी नेट देना चाह रहे हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया ही आपका है कि आपको इतना पर्टिकुलर परसेंटेज होना चाहिए। तो ऐसे ही मिनिमम क्राइटेरियाज हर जगह होते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो मे बी मास्टर्स के लिए फॉरेन जाना चाहेंगे, तो अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया ही यही होता है कि आपको आपके ग्रेजुएशन में, आपके मास्टर्स में मिनिमम 75% होने चाहिए, जिससे आप एलिजिबल रहें वहाँ अप्लाई करने के लिए बच्चों। तो इसीलिए जो आपका ये सेमेस्टर एग्जाम होता है, वहाँ फर्स्ट डिवीजन लाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अच्छे परसेंटेज भी लाएं। यानी कि सिर्फ 60+ लाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको कम से कम 70-75 का परसेंटेज लाना है, जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके, फ्यूचर में आपको परसेंटेज की वजह से दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तो आई होप आपका ये जो वीडियो था, हमारे आज के जो वीडियो था, इससे आपका ये जो सवाल था, जो परेशानी आप लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, वो आज आपकी आंसर हो गई हो। इसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप हमसे संपर्क करें, हम ज़रूर आपको बताएंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बाकी आपको सेमेस्टर एग्जाम की कॉपीज कैसे लिखनी है, ये इस वीडियो में हमने कवर कर दिया। और इसके बाद बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटेंट कहाँ से मिले, कहाँ से आप प्रिपरेशन करें, तो आप हमारे साथी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वो हम लोग ने लॉन्च किया है, वहाँ आपके सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमारा साथी बैच है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे लखनऊ गुरुकुल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।